नमस्कार, मैं समरभूमि रोहित शर्मा। सीपीआई माओवादी के इतिहास का सबसे बड़ा संकट जो था, लगभग पटाक्षेप उसका हो चुका है वैचारिक तौर पर। अब उसका जो भी असर पड़ेगा वो आगे देखा जाएगा, आगे देखेंगे उसको। बहरहाल आज की तारीख में वेणुगोपाल ने 50 हथियार के साथ 7 आदमियों को लेकर गढ़चिरौली में सरेंडर कर दिए हैं। यह एक बड़ी घटना है, लेकिन इस घटना कोई अप्रत्याशित नहीं है। लगभग 2 साल के सीपीआई माओवादी के अंदर इस तरह की बहसें चल रही थी, सरेंडर करने की या फिर हथियार छोड़ने की, कानूनी लड़ाई लड़ने की या फिर सशस्त्र संघर्ष करने की। ये दो बहस के बीच में जो लगातार चीज़ चल रही थी, उसका पटाक्षेप इसी रूप में होना था। कहा जा रहा था कि वेणुगोपाल जो है हैदराबाद चले गए हैं लेकिन सरेंडर करने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली में ये गढ़चिरौली में सरेंडर किए हैं। क्या मसला है, आइए जानते हैं विस्तार से इस पर। सीपीआई माओवादी के पोलिट ब्यूरो मेंबर मनोजुल्लाह वेणुगोपाल, जो सोनदाता के नाम से प्रसिद्ध थे, वह सरेंडर कर दिए हैं 60 आदमियों के साथ, 50 हथियार के साथ। सवाल है, यह कोई क्या झटका है माओवादियों के लिए? यह झटका हो सकता था, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि होगा। वजह है कि जब कभी भी आप किसी संगठन के अंदर काम कर रहे होते हैं और उसमें अगर विपरीत विचार के लोग बाहर निकल जाते हैं तो संगठन और मजबूत हो जाता है। अगर वो बाहर नहीं निकलते हैं तो संगठन को अंदर ही अंदर और खोखला करने की कोशिश करते हैं। मनोजुल्लाह वेणुगोपाल, जो लगातार 40 वर्षों से आंदोलन में थे, सशस्त्र संघर्ष चला रहे थे, उनका इस तरह से पतन अप्रत्याशित घटना नहीं है। और इस तरह घटनाएं विश्व इतिहास की आंदोलन के इतिहास में घटता रहा है। भारत इस मामले में ज़्यादा लक्की है, भाग्यशाली है कि यहाँ पर देव जी जैसे नेतृत्व ने इन चीज़ों को सुलझा लिया, इन चीज़ों को रोक लिया। अन्यथा जिस तरह से सोनू वेणुगोपाल का मोटिव था, जिस तरह से वो चाह रहे थे कि पूरी पूरी पार्टी को ही कानूनी पार्टी के रूप में तब्दील कर दिया जाए, भाजपा कांग्रेस की तरह बना दिया जाए, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। यह उनका विपदा हो सकता है, लेकिन देश की जनता के लिए यह एक बड़ी बात है और माओवादियों के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने उन कचरों को बाहर निकाल दिया जो कचरे की उनको अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे थे। अंग्रेजों ने कभी कहा था, ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। वेणुगोपाल ने साबित कर दिया, ब्राह्मणों में क्रांतिकारी चरित्र भी नहीं होता। वह एक समय के बाद सरेंडर करते हैं या फिर वह कहीं न कहीं से गायब हो जाते हैं। अगर बीते इतिहास की बात करें तो 1995 ईस्वी में सीपीआई में लिबरेशन, जो भारत में सशस्त्र संघर्ष चलाने वाली प्रमुख पार्टी हुआ करती थी, और चारों मजूमदार का नेतृत्व, उसके बाद वही चीज लोगों को समझ में आ रहा था कि वही पार्टी एकमात्र जो है चारों मजूमदार के चीजों को लेकर के आगे बढ़ा रहे थे। जब उनके महासचिव जौहर की शहादत होती है कि इनकाउंटर में, इसके बाद विनोद मिश्र ने उसका कमान संभाला। और जैसा कि मैंने बताया कि ब्राह्मणों में क्रांतिकारी क्षेत्र नहीं होता, विनोद मिश्र के अंदर भी ये चरित्र नहीं था। उन्होंने पार्टी को सीधे सीधे सशस्त्रवाद की तरफ मोड़ दिया और 1995 ईस्वी में सीधे तौर पर उन्होंने सरकार के सामने जाकर के पूरी तरह से पार्टी को ओपन कर दिया। और उनकी स्थिति आज तक यह है, जो आप देख पा रहे हैं, 10 सीट, 12 सीट, 15 सीट के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सत्ता पर कभी नहीं आ पाए। आगे भी आने की उम्मीद कितनी है पता नहीं, लेकिन जो चीजें दिख रही है वो यही दिख रही है कि आगे भी इनकी उम्मीद सत्ता में आने की नहीं है। 10, 5, 12, 15 सीट लेकर के जो भी शासक वर्ग के पीछे पीछे चल करके हासिल कर सके। वेणुगोपाल भी सीपीआई माओवादी को इसी तरह से लाना चाहते थे। और हमारा पड़ोसी देश नेपाल में भी, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का भी यही हश्र हुआ था। वहां के भी पार्टी के नेता जो थे, महासचिव प्रचंड और भट्टराई, दोनों ने पार्टी को बकायदा संसदवाद की तरफ ले चले गए और प्रधानमंत्री और कुछ बन बन करके
पूरे देश को भटका दिया, क्रांतिकारी आंदोलन को खत्म कर दिया। भारत इस मसले में ज़्यादा भाग्यशाली है। यहाँ पर देव जी जैसे नेतृत्व उभर गए और इन्होंने पार्टी को बचाया और सशस्त्र संघर्ष की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए। लेकिन मनोजुल्लाह वेणुगोपाल ने जिस तरह से सरेंडर किया है, पार्टी के आदेश के बावजूद उन्होंने हथियार पार्टी को नहीं सौंपा, तो ये सवाल खड़ा होता है पार्टी आगे क्या करेगी। वेणुगोपाल को जैसा कि आप विभिन्न पत्रों में जाहिर किया है, प्रेस विज्ञप्ति में माओवादी पार्टी की तरफ से इनको गद्दार कहा गया है। तेलंगाना के भी यानी मजदूर फेडरेशन की तरफ से जो एक जारी हुआ था प्रेस विज्ञप्ति, जिसका मैंने आज वीडियो में बताया है, उस पत्र में भी मनोजुल्लाह वेणुगोपाल को गद्दार साबित किया गया है, गद्दार बताया गया है। सवाल उठता है, मनोजुल्लाह वेणुगोपाल जो 60 आदमियों को लेकर सरेंडर किए हैं 50 हथियार के साथ, क्या इसका आगे निकलने वाला है? मनोजुल्लाह वेणुगोपाल के पास सरेंडर करने के अलावा अब और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था, क्योंकि वह माओवादी पार्टी के पास तुम्हारा वापस जा नहीं सकते थे आत्मालोचना करके, क्योंकि आत्मालोचना में भी जो ऑनेस्टी होता है वो ऑनेस्टी भी उनके अंदर नहीं था। उम्र के 70 के पड़ाव में जाकर के वो किस तरह से जिस तरह से कहा जाता है कि 900 चूहा खा के बिल्ली चली हज को, तो उस स्थिति से चरितार्थ करते हुए वेणुगोपाल ने जिस तरीके से सदवाद कानूनवाद की बात करने लगे पार्टी के अंदर, निश्चित तौर पर इसका असर इसी रूप में होना था। ना तो वो पार्टी में रह सकते थे और ना ही वह किसी और दिशा में जा सकते थे, क्योंकि उनकी 60 लोगों को लेकर के किसी पार्टी का निर्माण नहीं कर सकते और ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि पूरे चीज़ को वह डिमोलिश कर दें। करने में सक्षम नहीं हो पाए, करने की कोशिश उन्होंने काफ़ी किया था। यही वजह था कि बाकायदा 3 गढ़चिरौली, मार डिवीज़न और उत्तरी बस्तर डिवीज़न की तरफ से लगातार पत्र आए और कहा गया कि हम वेणुगोपाल का समर्थन करते हैं। अब ये जो समर्थन था वो समर्थन किस तरह का था इसको लेकर कहना मुश्किल है, लेकिन जो चीज़ साफ था कि वेणुगोपाल का जो मंशा था पार्टी को अमित शाह के साथ मिल करके सरेंडर करवाना और कानूनी रूप से उसको हाजिर करवाना, जिससे कि CPI CPM है, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने प्रयास किया कि सीधे पार्टी में ही स्प्लिट किया जाए, वो स्प्लिट करने में भी सफल नहीं हो पाए। अंततः अपने कुछ भगोड़े लोगों को लेकर के वो पुलिस के पास पहुंच गए और हथियार पुलिस को सौंप दिया। उन्होंने पार्टी के आदेश को भी नहीं माना। अब देखना यह है कि पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी जो है इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। बहरहाल ये पुलिस संरक्षण में है और जैसा कि खबर है 10 दिन पहले से ही इस तरह से इनका चल रहा था आत्मसमर्पण करने की बात, लेकिन पुलिस और इनके बीच में जो गुप्त अंतरंग संबंध था उस संबंध के कारण ही जो है ये आज इनको खुला करने का मौका मिला है, ओपन करने का मसला मिला है। तो यह एक चीज़ है। अब देखना यह है कि ये 60 लोग को लेकर गए हैं, ये किस तरह के लोग थे, किस किस स्तर कमेटी के लोग थे, क्योंकि निश्चित तौर पर जब कोई घड़ा टूटता है तो उसका एक असर कहीं न कहीं पड़ता है, लेकिन इसका असर अच्छा भी होता है क्योंकि पार्टी से कचरे बाहर हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से घर की सफाई करने के बाद जो कचरे बाहर फेंके जाते हैं उससे घर कमज़ोर नहीं होता, उससे घर और मजबूत हो जाता है। संभवतः इस तरह के कचरों के पार्टी से के बाहर निकल जाने के बाद पार्टी के अंदर ज़्यादा एकता, ज़्यादा मजबूती, अधिक सतर्कता हो जाएगी। ये इतिहास में भी देखा गया है। यही कारण है कि जब लेनिन ने कहा था कि जब लेनिन की जब पार्टी थी, जब उसमें टूट होता है, 2 भाग बनता है, बोल्शेविक और मंशेविक, तो वो भी काफ़ी अच्छा ही होता है, क्योंकि बोल्शेविक अपने आप को ज़्यादा मजबूती से एकजुट कर पाते हैं, ज़्यादा मजबूती से बिना कचरे के रह पाते हैं और बाद में वह क्रांति को भी अंजाम देते हैं, जिसके बाद तो इतिहास विश्व के पटल पर जाहिर ही है। तो सवाल यही उठता है कि अगर वेणुगोपाल ने सरेंडर किया है तो उनके पास अब कोई रास्ता भी नहीं था सरेंडर करने के अलावा। उनकी पत्नी पहले सरेंडर कर चुकी थी, उनकी भाभी सरेंडर कर चुकी थी और अब जो है उनके ही सरेंडर करने की बारी थी। जितना वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते थे उन्होंने किया। अब ये 60 लोगों को लेकर के सरेंडर करने गए हैं।
हो सकता है कुछ और भी लोग सरेंडर करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएं, लेकिन हमेशा याद रखें, कचरे के हट जाने से घर और सुंदर हो जाता है, घर वो कमज़ोर नहीं होता। कचरे के रहने से घर कमज़ोर होता है, घर देखने में उसकी सुंदरता कम होती है। शायद वेणुगोपाल जैसे ब्राह्मणवादी तबके के लोग जो जिनके अंदर क्रांतिकारी क्षेत्र भी नहीं होता उस तरह से तो निश्चित तौर पर ये जो उनका आत्मसमर्पण है, एक नई पार्टी को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। और यही कारण है कि इनके जाने के बाद वहाँ पर इनकाउंटर भी कम हो गए। पार्टी ने लगातार कार्रवाई किया, चाहे छत्तीसगढ़ में हो या झारखंड के सारंडा में हो, ये तमाम कार्रवाई इसके बाद ही हुआ है। तो एक जाहिर होता है कि पार्टी के क्रांतिकारिता को रोकने का काम वेणुगोपाल कर रहे थे और वेणुगोपाल अपने लंबे प्लान के तहत ये काम कर रहे थे। अगर सिंगरेनी मजदूर फेडरेशन की बात करें अगर हम, तो 2 साल से ये संघर्ष पार्टी के अंदर चल रहा था। मतलब बासव राज उस वक्त जीवित थे और बासव राज को अपने प्रभाव में लाने की ये कोशिश भी कर रहे थे कि बासव राज को लेकर के जो है शांति वार्ता की तरफ या पार्टी को सरेंडर करने की तरफ कानूनी रूप से ले जाया जाए। लेकिन बासव राज जब तैयार नहीं हुए तो बासव राज की इन्होंने हत्या भी करवाई। सवाल ये भी उठता है कि अगर मलोजुल्ला के रहने के बाद लगभग 400-500 के अधिक माओवादी अगर मारे जाते हैं छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित तौर पर इसमें वेणुगोपाल का हाथ होना जाहिर होता है, संदिग्ध होता है। यही कारण है कि जब मलोजुल्ला पार्टी के साथ थे तो पार्टी का अधिक नुकसान हुआ। जब वो पार्टी से निकाल दिए गए, बाहर कर दिए गए, इस्तीफा होने दिया और गद्दार घोषित कर दिए गए, इसके बाद से पार्टी का नुकसान कम हो गया, ना के बराबर हो गया। और अब अगर नुकसान होता भी पार्टी का अगर है तो वो दोनों तरफ से नुकसान होगा। उसमें पुलिस भी मारी जाएगी, उसमें ये भी माओवादी मारे जा सकते हैं। लेकिन मलोजुल्ला वेणुगोपाल के रहते हुए पार्टी अधिक नुकसान झेल रही थी। आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल कमेटी के लीडर जब कहीं जाते हैं तो उनके साथ चलने वाले लोग को भी नहीं पता रहता है कि हम किधर जा रहे हैं। उनकी इसकी जानकारी केवल पार्टी के ऊपरी लीडर को रहता है कि कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं, इसकी जानकारी भी लगभग उनके पास होती है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से मोडेम बालकृष्ण की हत्या हुई या फिर कोसा राजू जैसे लोगों की हत्या हुई, खुद बासव राज जैसे लोगों की हत्या हुई, यहाँ तक कि चलपति जैसे लोगों की हत्या हुई, तो इसका नोटिस किसने दिया पुलिस को? शक की सुई सीधे वेणुगोपाल की तरफ मुड़ गई है कि तमाम लोगों की हत्या में वेणुगोपाल का हाथ हो सकता है। ऐसे गद्दारों के पार्टी से निकल जाने से पार्टी और मजबूत होती है, पार्टी कमज़ोर नहीं होती। यह एक चेतावनी है। वेणुगोपाल जैसे लोग सीपीआई माओवादी के सामने या सशस्त्र आंदोलन चलाने वाले किसी भी संगठन के सामने एक चेतावनी के तौर पर होता है कि ऐसे लोग जो शासक वर्ग के पालतू बन चुके होते हैं, उनसे छुटकारा पाना कितना ज़रूरी होता है, उनके रहने से पार्टी को कितना नुकसान होता है। यह भी पार्टी में हमने 1-2 साल के अंदर देखा किस तरह से एक के बाद एक माओवादी के बड़े बड़े लीडर यहाँ तक कि महासचिव भी मारे गए। और अब पार्टी के जो और लोग हैं वेणुगोपाल के जाने के बाद, मुझे लगता है कि वेणुगोपाल जितना समेट सकते थे लोगों को साथ ले जाने की दिशा में, उतना उन्होंने समेटा। कुछ और लोग भी सरेंडर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वे तमाम कचरे लोग होंगे जो कि पार्टी को नुकसान ही पहुंचाते बजाय वहाँ रह करके उनको फ़ायदा पहुंचाने के। ये खबर महत्वपूर्ण था। इस खबर के जानना भी इसी ज़रूरी था कि वेणुगोपाल का जो साथ जो लोग गए हैं या जो हथियार लेके गए हैं, इसने साफ कहा कि बताया कि जब हथियार लेकर के ये सरेंडर कर रहे हैं तो मतलब पार्टी के आदेश को इन्होंने नहीं माना। पार्टी आगे क्या करेगी देखते हैं।